नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, उसके बारे में। साथ ही अगर बात की जाए शासन आदेश को लेकर, इसके अलावा और भी बहुत सारी अपडेट है जो कि आपको जूनियर भर्ती को लेकर देखने के लिए मिलेगी। साथ ही एक बड़ी अपडेट और देखने के लिए मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनवरी और फरवरी के अंदर ओमिक्रोन वायरस की जो लहर है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और कहीं ना कहीं हम आसान भाषा में कहें तो कोरोना की जो लहर है वो आने वाली है। इससे पहले कहीं ना कहीं यहाँ पे भर्तियों पर एक बार फिर से कहीं ग्रहण ना लग जाए, क्योंकि योगी सरकार की तरफ से कई यहाँ पे घोषणा की गई हैं। सरकार की तरफ से पाबंदियां लगानी शुरू कर दी गई हैं। एक तरफ भर्तियों का इंतजार है तो दूसरी तरफ कोरोना को लेकर यहाँ से छात्रों के मन में अब डर शुरू हो चुका है। सारी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सुपर टीईटी 2022 में अगर आप सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर 130 प्लस नंबर लेना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बुक, जो कि एक आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो 100% आपके जो नंबर हैं वो 130 प्लस होंगे। इस बुक की खास बात यह है कि इसको आपके पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर को भी रखा गया है। डिटेल में आपको सॉल्यूशन भी देखने के लिए मिलेगा। हर क्वेश्चन की आपको उत्तरमाला देखने के लिए मिलेगी जो कि सटीक होगी। सटीक उत्तरमाला के साथ साथ व्याख्यात्मक आंसर भी दिए गए हैं, जिससे कि आपको डिटेल भी पता चले और थ्योरी से भी आप सभी पढ़ सके। इतना ही नहीं, इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में संभावित है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप ऑफलाइन किसी भी मार्केट से जाकर ले सकते हैं अपने नजदीकी स्टोर से। अगर आप चाहें तो इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोनों को परचेज करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले दोस्तों, अगर बात की जाती है आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश के अंदर जनवरी के अंदर ओमिक्रोन वायरस को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि जल्दी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी भर्तियां जनवरी और फरवरी के अंदर आने वाली हैं। लेकिन अगर जनवरी और फरवरी के अंदर भर्तियां आती हैं उससे पहले एक बार फिर से कोरोना आ जाता है। तो आप सभी पहले से कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर अनुभव कर चुके होंगे कि जब जब कहीं ना कहीं कोरोना आया है उसके चलते सबसे बड़ा जो नुकसान देखने के लिए मिला है वो शिक्षा विभाग को हुआ है। चाहे अगर बात की जाए विद्यालयों को लेकर या फिर कॉलेज को लेकर या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में, ज़्यादातर कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग का सब कुछ बंद कर दिया जाता है। बजाय कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रचार या फिर जो चुनाव होते हैं वो हमेशा चलते रहते हैं। अब देखना दिलचस्प तो ये भी होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले चुनाव, क्या चुनाव से पहले यहाँ पे सब कुछ बंद किया जाता है या फिर चुनाव के समय सब कुछ चलता रहेगा। ऐसा भी देखने के लिए हमें पहले मिल चुका है अलग अलग राज्यों के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि ओमिक्रोन वायरस को लेकर एक बार फिर से जो बड़ी लहर है वो आने वाली है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से कुछ फैसले भी लिए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, वैज्ञानिकों की तरफ से आशंका जताई जा रही है कि जनवरी और फरवरी के बीच में ओमिक्रोन वायरस की जो लहर है वो देखने के लिए मिलेगी। भारत में तीसरी लहर का आना लगभग तय हो चुका है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की अगर बात की जाए ओमिक्रोन को लेकर, प्रभाव दिसंबर के अंतिम सप्ताह से दिखना शुरू होगा और साथ ही जो जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के बीच में यहाँ पे अपनी पीक के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। IIST के अगर बात की जाए वरिष्ठ वैज्ञानिक की तरफ से यहाँ पे जानकारी दी जाती है कि पद्मश्री प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने यहाँ पे जानकारी दी है कि नई स्टडी के मुताबिक तीसरी लहर दूसरी लहर से भी ज़्यादा घातक होगी, ऐसा यहाँ पे दावा किया जा रहा है। गणितीय सूत्रों के मॉडल के आधार पर यह निष्कर्ष निकल कर आया है कि इससे पहले अगर बात की जाए उनकी तरफ से यहाँ जानकारी देखने के लिए मिली थी कि इस मॉडल के सूत्री आधार पर दूसरी लहर के बाद म्यूटेशन को आने से तीसरी लहर की आशंका जताई गई थी। कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर अपने गणितीय के मॉडल के सूत्रों के माध्यम से आकलन करने वाले अग्रवाल की तरफ से यहाँ पे जानकारी दी जा रही है कि दक्षिण अफ्रीका में फैले ओमिक्रोन वेरिएंट को लेकर यहाँ पे स्टडी शुरू कर दी गई है, प्रारंभिक स्टडी जारी की गई है। इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर बात की जाए भारत के अंदर जो तीसरी लहर है वो जल्द आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। उनका कहना है कि बच्चों में इसका जो कम असर है वो देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि जल्द रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। वैक्सीन एवं सावधानी से यहाँ पे बचाव होगा। पहली और दूसरी लहर से सही था अगर आकलन जो यहाँ पे इनकी तरफ से किया गया था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पहली और दूसरी लहर को लेकर इनका आकलन था वो सही निकला था। अब यहाँ पे तीसरी लहर को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि जनवरी और फरवरी के बीच में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, जिसको हम कहेंगे ओमिक्रोन वायरस के अनुसार। अगर बात की जाती है
सरकार की तरफ से पहले से यहाँ पे पाबंदियां लगानी शुरू कर दी गई। सरकार की तरफ से यहाँ पे कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को लेकर यहाँ से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। जैसा कि आप सभी को भारत समाचार पत्र के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा कि राजधानी लखनऊ के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई है। विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। तीसरा पॉइंट आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि कोविड के मद्देनजर, संक्रमण मद्देनजर यहाँ पे जो आदेश है वो जारी किया गया है। कोरोना के नियम को कड़ाई से पालन करने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बंद जगहों के आयोजन को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 100 लोगों के शामिल होने के बारे में जानकारी दी जाती है। एक बार फिर से शासन प्रशासन की तरफ से सख्ती अपनाई गई है। यहाँ पे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धारा 144, मास्क लगाना और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पीपल गैदरिंग है उसको भी बंद करने को लेकर जानकारी दी जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगहों पर धरना प्रदर्शन भी जारी है, लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से जो नई गाइडलाइन जारी हुई उसके मुताबिक यहाँ पे कहीं ना कहीं जो गैदरिंग है उसको बंद करने को लेकर जानकारी दी जाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के परिणाम को घोषित हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है, अभी तक इसको लेकर कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। अगर बात की जाए तो पीएनबी सचिव जब से निलंबित हुए थे उसके बाद उससे पहले उन्होंने परिणाम तो जारी कर दिया, लेकिन जो बचा कुचा मामला था वो यहाँ पे बेसिक शिक्षा परिषद के हाथ में आ चुका था। हालांकि पीएनबी के पास इनका कोई भी मामला नहीं बचा हुआ है। कुछ छात्रों के जो मार्क्स थे, मतलब कुछ जो कहने के नंबर थे वो ऊपर नीचे हुए थे, इसको लेकर एजेंसी से बात की गई है कि वो दोबारा से चेक करके पीएनबी को जानकारी दें। अगर किसी अभ्यर्थी का नंबर बढ़ता है तो इसके बारे में भी जानकारी दी जाए। हालांकि ये जो मामला है वो पीएनबी के पास अभी भी लंबित है, लेकिन इसके अलावा कोई भी मामला पीएनबी के पास लंबित नहीं है। अब ये जो मामला आपको देखने के लिए मिलता है बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के हाथ में आ जाता है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन को लेकर जो मंजूरी है वो यहाँ पे एनआईसी की तरफ से दे दी गई है। एक अधिकारी के माध्यम से बताया गया कि हाल ही में हुई बैठक के अंदर एनआईसी के साथ में इससे संबंधित जो सॉफ्टवेयर बनाने को लेकर जानकारी दे दी गई है। साथ ही उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एनआईसी की ओर से अपना कार्य पूरा कर लिया गया है। आवेदन प्रक्रिया को लेकर पूरे तरीके से तैयार हैं। लेकिन आपके मन में सवाल होगा, जब आवेदन के लिए तैयार हैं तो अभी तक आगे की कार्रवाई क्यों नहीं बढ़ाई गई? जानकारी देखने के लिए जो मिली थी पिछले सप्ताह, उसी को लेकर यहाँ पे बताया जा रहा है। अधिकारियों की तरफ से कहीं ना कहीं शासन प्रशासन साथ में विधिक राय ली जा रही है कि यहाँ पे जो 1894 सीटें हैं वो किसको दी जाएं। असल में 1894 सीटों को लेकर बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नियमावली के अंदर कोई जानकारी नहीं दी गई थी, ऐसा अधिकारियों का कहना है। हालांकि नियमावली पूरे तरीके से स्पष्ट भी नहीं है, अगर आपने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर सीटों के बारे में बताया नहीं गया था। उसी के आधार पर अगर बात की जाए सीटों को लेकर तो यहाँ पर उनके मन में सवाल है कि 1894 सीटों को जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के आधार पर बंटवारा किया जाए या फिर विद्यालयवार सीटों को बंटवारा कर दिया जाए या फिर इसके अलावा विषयवार सीटों को बंटवारा किया जाए। अगर यहाँ से अलग अलग जो बंटवारे हैं वो किए जाते हैं तो क्या यहाँ से कोई विवाद क्रिएट नहीं हो जाएगा? अगर कोई पक्ष यहाँ पे मामले को लेकर न्यायालय में चला जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि भर्ती को दोबारा से करना पड़े। इसी वजह से अधिकारियों की तरफ से अभी तक मेरिट को लेकर जो कार्यवाही है वो आगे नहीं बढ़ाई गई है। यहाँ पे अधिकारियों का कहना है कि जब तक शासन की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल जाती मेरिट बनाए जाने के बारे में, साथ में 1894 सीटों के बंटवारे को किए जाने को लेकर आरक्षण का जो विवाद है वो क्लियर होगा, उसके बाद ही यहाँ से आगे की कार्यवाही शुरू होगी। बाकी इससे संबंधित जो भी बैठक करनी थी वो कर चुके हैं। एनआईसी के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया लिए जाने को लेकर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, बस यहाँ से हरी झंडी का इंतजार है। जैसी अधिकारियों को जानकारी मिलती है कि 1894 सीटों को किस प्रकार बंटवारा करना है, कैसे छात्रों की मेरिट बनानी है, ये दोनों सवालों के जवाब जैसे ही उनके पास पहुँचेंगे उनके माध्यम से प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनका पूरा ध्यान यूपीटीईटी की परीक्षा को लेकर भी लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी इसके अंदर संलिप्त पाए गए हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि एजेंसी को पकड़ा गया, इसके बाद सचिव को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया और भी कई अधिकारियों की यहाँ पे जांच की जा रही है, जिसके चलते एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से मामला लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी मुलाकात करने भी पहुंचे हुए थे, लेकिन 2-4 अभ्यर्थियों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 15 से 20 अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा परिषद जाकर एडेड जूनियर
शिक्षक भर्ती को लेकर दबाव बनाए तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो आगे की कार्यवाही वो जल्द हो सकती है। अदरवाइज आप सभी इंतजार करेंगे तो आप जानते हैं कि शासन के पास प्रस्ताव भेजे जाते हैं, वहाँ से जवाब आते हैं और जवाब के बाद कितना धीरे कार्य किया जाता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अभी तक कोई भी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी है और ना ही किसी ने आपको जानकारी दी होगी, क्योंकि यहाँ से जो भी अपडेट दी जाती है अधिकारियों से मिलने के बाद ही बताई जाती है। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर शासन की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही यहाँ से विधिक राय ली जाती है, यहाँ से स्पष्टीकरण मिलता है कि 1894 सीटों को किस प्रकार यहाँ से बंटवारा किया जाएगा, उसी के बाद ये भर्ती आगे बढ़ेगी। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इस मामले को लेकर कितना और इंतजार करना पड़ेगा। जो भी संबंधित अभ्यर्थी आसपास के हों, अगर 20 से 25 अभ्यर्थी भी एडेड जूनियर के लिए यहाँ पर ज्ञापन सौंपें तो यहाँ से बेनिफिट आपको जल्द मिल सकता है, क्योंकि अभ्यर्थी एक साथ नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया भी लटकी हुई है। तो यहाँ से जानकारी जो मिली अधिकारियों की तरफ से मैंने बता दी है। फिलहाल इसके अलावा कोई अगली अपडेट होगी तो आपको दे दी जाएगी। एनआईसी की तरफ से हरी झंडी लगभग मिल चुकी है, सारे कार्य पूरे हो गए, लेकिन मेरिट को लेकर किस प्रकार यहाँ पर सीटों का बंटवारा किया जाए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी की वजह से आपकी जो भर्ती अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। बाकी जैसी शासन की तरफ से कोई हरी झंडी मिलती है या फिर जानकारी मिलती है, सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। जैसे ही वहाँ से हरी झंडी मिलेगी तभी यहाँ से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर शासना आदेश भी जारी किया जाएगा। यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से अभी तक शासना आदेश जारी नहीं हुआ। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।